हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइन लीगल। आज हम बात करेंगे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। इससे पहले हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से गाइडेड होते थे, बट वो बड़ा ही पुराना एक्ट था क्योंकि उस समय अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंडिया में नहीं आया हुआ था। इंडिया में 1995 में इंटरनेट आया हुआ है, तो फिर ई कॉमर्स की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो जो हमारा पुराना एक्ट था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें ई कॉमर्स का कहीं भी जिक्र नहीं था, जिसकी वजह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा थे। जो भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इसके ऊपर कोई एक लेजिस्लेशन नहीं था हमारे पास। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस नोटिफाई हुए 15 जुलाई 2020 को, और ये इफ़ेक्टिव हुए 20 जुलाई 2020। अब हम बात करते हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 की, जो कि नोटिफाई हुआ था 23 जुलाई 2020 को। Now, when we talk about the scope and applicability of the e-commerce rules 2020, it talks that it is applicable to all the goods and services bought और सोल्ड ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि वो सारे गुड्स और सर्विसेज जिसको हम खरीद या बेच रहे हैं किसी भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क मतलब इंटरनेट पर, इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी चीज़ को बेच रहे हैं, विच इन ऑल्सो इंक्लूड्स द डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट में आ जाएगा, हम जैसे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल वीडियोज़ हो गए, ऑडियोज़ हो गए, जो कि हैंडी नहीं है बट हाँ दे आर द डिजिटल प्रोडक्ट्स, यहाँ उसकी बात हो रही है, उस पर एप्लीकेबल है। दूसरी बात, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स इंक्लूडिंग मार्केट प्लेस एंड इन्वेंट्री मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। अब हमें पता होना चाहिए कि मार्केट प्लेस ई कॉमर्स क्या होता है। So, a marketplace e-commerce entity means an e-commerce entity which provides an information technology platform on a digital or electronic network to facilitate transaction between buyers and sellers। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म देता है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, हेल्प करने के लिए बायर्स और सेलर्स को कि ये एक प्लेटफॉर्म पर आकर के किसी भी गुड्स या सर्विसेज की खरीद और बिक्री कर सकें। अब अगर हम बात करें, जो दूसरी चीज़ है वो है इन्वेंट्री मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। इन्वेंट्री मॉडल का मतलब होता है वेयर इन द ई कॉमर्स एंटिटी ओन्स द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके पास खुद का रहता है, एंड सेल्स सच गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर एंड शैल इंक्लूड सिंगल ब्रांड रिटेलर्स एंड मल्टी ब्रांड रिटेलर्स। तो जब हम मार्केट प्लेस ई कॉमर्स की बात करते हैं तो उसका एग्जाम्पल में आ जाएगा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। बट जब हम इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर वो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं जो खुद इन्वेंट्री को रखते हैं और उसको बेचते हैं किसको, कंज्यूमर्स को, चाहे वो सिंगल ब्रांड रिटेलर्स हो या मल्टी ब्रांड रिटेलर्स हो। जबकि जो मार्केट प्लेस ई कॉमर्स है, जैसे कि अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेलर्स अलग होते हैं और बायर्स अलग होते हैं। वो केवल एक प्लेटफॉर्म देते हैं खरीद और बिक्री के लिए और फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शन को। इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो सारे ई कॉमर्स रिटेल इंक्लूडिंग मल्टी चैनल सिंगल ब्रांड रिटेलर्स एंड सिंगल ब्रांड रिटेलर्स इन सिंगल और मल्टीपल फॉर्मेट्स। जो मल्टी चैनल सिंगल ब्रांड रिटेलर्स हैं, इसका मतलब है दैट द रिटेलर्स हु आर सेलिंग अ सिंगल ब्रांड थ्रू मल्टीपल चैनल्स लाइक इंटरनेट, फोन, थ्रू इंटरमीडियरीज एट्सेट्रा। And the best part of applicability is that it is applicable to all forms of unfair trade practices across all models of e-commerce। इन रूल्स में एक और प्रिकॉशनरी स्टेप लिया गया है कि these rules shall apply to an e-commerce entity which is not established in India but systematically offers goods or services to consumers in India। मतलब वो एंटिटीज़ जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है या इस्टेब्लिश नहीं है, बट फिर भी वो जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं इंडियन कंज्यूमर्स को, तो वो भी इसके एम्बिट में आ जाएंगे। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जिससे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हो पाएगी। आइए अब बात कर लेते हैं ड्यूटीज़ ऑफ द ई कॉमर्स एंटिटी की। सो नाउ एन ई कॉमर्स एंटिटी शैल provide the following information in clear and accessible manner on its platform displaying prominently to its users। इनको ये सारी चीज़ें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बड़े ही क्लियर और एसेसिबल मैनर में रखने पड़ेगी कि प्लेटफॉर्म पर पहला लीगल नेम ऑफ द ई कॉमर्स एंटिटी, दूसरा प्रिंसिपल जोग्राफिक एड्रेस ऑफ इट्स हेडक्वार्टर्स एंड ऑल इट्स ब्रांचेस, जहाँ पर ये रजिस्टर हुआ है और जहाँ से ये काम करते हैं, संचालित करते हैं। तीसरा, नेम एंड डिटेल्स ऑफ इट्स वेबसाइट,
और चौथा, द कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक द ईमेल एड्रेस, द फैक्स, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर्स ऑफ द कस्टमर केयर एज वेल एज ऑफ द ग्रीवांस ऑफिसर, जिसको इनको नियुक्त करना पड़ेगा। ये जो सारे ई कॉमर्स एंटिटी हैं, इनको एक एडिक्वेट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, जिसमें कि एक ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करनी पड़ेगी और इनको वेबसाइट पर उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल और उसका डेजिग्नेशन उस प्लेटफॉर्म पर मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा एवरी ई कॉमर्स एंटिटी शैल एंश्योर दैट द ग्रीवांस ऑफिसर एक्नॉलेजेस द रिसीट ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट विद इन 48 आवर्स। आप जो कुछ भी कंप्लेंट कर रहे हैं तो जो ग्रीवांस ऑफिसर है उसको 48 आवर्स के अंदर एक एक्नॉलेजमेंट की रसीद देनी पड़ेगी और ये भी तय करना पड़ेगा कि जो कंप्लेंट है वो 1 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाए, उसका रिड्रेसल हो जाए। साथ ही जब कोई ई कॉमर्स एंटिटी किसी इम्पोर्टेड गुड को बेच रहा है तो उसको अपने उस प्लेटफॉर्म पर मेंशन करना पड़ेगा कि उसने वो इम्पोर्टेड गुड या सर्विसेज कहाँ से ख़रीदा है और किससे ख़रीदा है। ई कॉमर्स एंटिटी की एक ये भी ड्यूटी होगी कि वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के पार्टनर बने। एक बहुत ही अच्छा रूल इस लेजिस्लेशन में आया है कि कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी किसी भी कंज्यूमर के द्वारा कंफर्म्ड परचेस को अगर कैंसिल किया जाता है तो उस पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं लेगा, और अगर लेगा तो वो टू वे होगा। टू वे इन द सेंस कि इन केस अगर जो कंज्यूमर कंफर्म्ड ऑर्डर को कैंसिल कर रहा है, अगर उस पर कैंसिलेशन चार्ज ई कॉमर्स एंटिटी ले रहा है, तो अगर किसी भी कारण से ये जो ई कॉमर्स एंटिटी है वो किसी भी कंफर्म्ड ऑर्डर को अगर नहीं एंटरटेन कर पा रहा है तो उस सिचुएशन में ई कॉमर्स एंटिटी को भी उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को वही कैंसिलेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। दूसरी कंज्यूमर फ्रेंडली बात यह है कि हर ई कॉमर्स एंटिटी को किसी भी कंज्यूमर के परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए उसका एक्सप्रेस कंसेंट लेना पड़ेगा, जो कि किसी भी एक्सप्लिसिट या अफर्मेटिव एक्शन के तौर पर होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि सपोज़ हम किसी भी साइट पर जाते हैं तो वहाँ कुछ प्री टिक्ड चेक बॉक्सेस रहते हैं जो कि ऑटोमेटिकली प्रीटिक किए हुए रहते हैं, आपके बिना कंसेंट दिए हुए भी वो प्रीटिक रहते हैं। अब आने वाले टाइम में ये जो ई कॉमर्स एंटिटी हैं उनकी ड्यूटी बन जाएगी कि वो जो भी कंसेंट है उसको एक्सप्रेस फॉर्म में लें। जब तक आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, आप उस चीज़ को कंसेंट नहीं दे रहे हैं, तब तक ये आपको कोई चीज़ बेच नहीं पाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो पहले कुछ भी अगर मेलाफाइडीज़ होते थे, कुछ भी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते थे, जहाँ पर ये रहता था कि सपोज़ अर्ली डिलीवरी के लिए एक पहले प्री टिक बॉक्स रहता था या गिफ्ट ऑप्शन के लिए रहता था प्री टिक्ड बॉक्स। अब जो ई कॉमर्स एंटिटी हैं वो प्री टिक्ड बॉक्सेस यूज़ नहीं कर पाएंगे। And as per the e-commerce rule 2020, no e-commerce entity shall manipulate the price of the goods or services offered on its platform in such a manner to gain any unreasonable profit by imposing on consumers any unjustified price। मतलब कि कोई भी जो ई कॉमर्स एंटिटी है वो प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज को मैनिपुलेट नहीं कर सकती अपने प्लेटफॉर्म पर, तब जब कि किसी भी तरह का कोई एक जो प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस है उसको रिकॉर्ड को लेते हुए, सपोज़ कहीं एक पैंडमिक आ गया लाइक कोरोना जैसे अभी है, या फिर कोई भी दूसरा एक्ट ऑफ गॉड हो गया, या कहीं कोई ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसको लेकर के किसी भी प्राइस का, किसी भी गुड का प्राइस बढ़ गया, तो वो सारी चीज़ों में जो ई कॉमर्स एंटिटी है वो जो प्राइस ऑफ द गुड है उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती है। ये एक और ड्यूटी है जो इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन में डिफाइन किया गया है ई कॉमर्स एंटिटी के लिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे द ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मार्केट प्लेस एंड इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी। So please friends, like and subscribe this channel. Thank you.